सासाकी रिपब्लिक ऑफ बैंड के बंदों से बचते हुए जा रहे होते हैं और जूहियन उनकी बुराई करने लगता है क्योंकि उन्होंने सासाकी को आगे भेजकर खतरे में डाल दिया होता है, जिस वजह से सासाकी भी उसकी बातों पर एग्री करने लगती है और वो भी उनसे परेशान हो गई होती है। तो जूहियन सासाकी के सिर के ऊपर हाथ रख के कहने लगता है कि वो दोनों साथ मिलके उन लोगों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देंगे, जिसे सुनकर सासाकी खुश हो जाती है। ये पर्सन तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है और पक्का ये इस बात के लिए झूठ कह रहा होगा कि ये मुझे मार डालेगा, और ऊपर से मैंने इसके साथ आई कांटेक्ट भी बना लिया है, जिस वजह से अब मैं इसका फ्यूचर पढ़ सकती हूँ। पर वो अलग बात है कि मैं अपने फ्यूचर गाइड को घर ही छोड़ आई हूँ। तब वो दोनों डेट के लिए कॉफी शॉप चले जाते हैं, जहाँ सासाकी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो खतरे में नहीं है। पर तभी जूहियन उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख देता है, जिस वजह से वो डर जाती है और जूहियन से कहने लगती है कि आखिरकार वो ये क्या कर रहा है। तो जूहियन उसे चुपचाप अपना फोन देने के लिए कहता है और उस फोन को तोड़ देता है और सासाकी को बताता है कि उसे पता है कि उसके पास फ्यूचर गाइड है, जिसे सुनकर सासाकी हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जूहियन को उसकी सच्चाई पता है। तब वो दोनों कैफे के अंदर चले जाते हैं। तो चलो फिर अब हमारी डेट को स्टार्ट किया जाए, जिस वजह से अपनी फ्यूचर गाइड निकालो और इस नोटबुक के अंदर वो सारी प्रोफेसीज लिख दो जो कि तुम देख रही हो। तो वैसे डेट कह रही हो, अब वैसे भी मैं अपनी फ्यूचर गाइड को घर छोड़ आई हूँ। मजाक करना बंद करो और अपने हाथों के ऊपर बने हुए निशान को टच करो ताकि तुम फ्यूचर गाइड को यहाँ पर समन कर सको। तुम्हें इतनी सी भी बेसिक चीज नहीं पता है। तो सासाकी ये सुन के हैरान हो जाती है और जैसे अपने हाथों पर बने हुए टैटू को टच करती है, वैसे उसकी फ्यूचर गाइड वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से जूहियन उसे अपना काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो थोड़ी देर बाद जूहियन उसे और ज्यादा तेजी से लिखने के लिए कहता है, पर सासाकी कहने लगती है कि उसके हाथ दर्द कर रहे हैं और अगर उसे इतनी ही जल्दी है तो वो फ्यूचर गाइड को उसे दे सकती है ताकि वो वहाँ से जा सके। पर जूहियन उसे वहाँ से जाने से मना कर देता है, जिस वजह से सासाकी को यकीन नहीं आ रहा होता कि जूहियन की हॉटनेस को देखकर वो फंस गई है। अगर मैं तुमसे फ्यूचर गाइड को छीन सकता तो मैं ये पहले ही कर चुका होता, पर फ्यूचर गाइड एक एस रैंक रैलिक है, इसलिए अगर मैं इसे जबरदस्ती डोमिनेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे इसकी बहुत बड़ी पेनल्टी मिलेगी। मुरामासा को डोमिनेट करते टाइम तो सिर्फ मेरा हाथ ही चला था क्योंकि वो एक लो रैंक रैलिक था, पर अगर इस बार मैंने ऐसा किया तो मैं सस्ते में नहीं छूटूंगा। तो जूहियन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि रिपब्लिक ऑफ बैंड के सोल्जर्स वहाँ पर आ गए हैं और वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तब इससे सासाकी बहुत ज्यादा डर जाती है और जूहियन को उसे छोड़ने के लिए कहने लगती है, पर जूहियन उसे कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है और हम देखते हैं वो अपनी तलवार को सासाकी की जगह फ्यूचर गाइड के आर पार कर देता है, जिससे कि वो फ्यूचर गाइड रैलिक तड़पने लगता है और जलना शुरू हो जाता है। तो फ्यूचर गाइड रैलिक की पावर खत्म होने की वजह से सासाकी भी बेहोश हो जाती है और जूहियन के सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उसे एक रैलिक को तबाह करने की वजह से वायलेंट रैलिक डिस्ट्रॉयर का टाइटल मिल गया होता है, जिससे कि उसकी डोमिनेंस इंक्रीज हो गई होती है और एफिनिटी डिक्रीज, और साथ ही साथ उसकी रैलिक को डिटेक्ट करने वाली एबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती है। तो जूहियन देखता है कि उसे एक जायंट हंटर वाली स्किल भी मिली है, पर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। और तभी मोरी अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जूहियन हंसने लगता है और मोरी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जूहियन ने फ्यूचर गाइड को जला दिया है। तो मोरी अपने सोल्जर्स को कहके जूहियन की तरफ गन पॉइंट करवा देता है, पर जूहियन उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और उसकी तरफ एक कंज्यूमेबल रैलिक को फेंक देता है, जिसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। तब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर अचानक से जूहियन वहाँ से गायब हो जाता है और उस कंज्यूमेबल रैलिक में से एक डिलीशियस स्मेल आने लग जाती है, जिस वजह से वो सारे सोल्जर्स उस रैलिक को खाने के बारे में सोचने लगते हैं और इसके लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। तब एक सोल्जर मोरी के ऊपर बुलेट से फायरिंग कर देता है, पर मोरी उस बुलेट से बच जाता है और वो सारे के सारे उस रैलिक को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं जूहियन ने लॉस वेगस के लिए फ्लाइट ले रही होती है और जो सासाकी ने नोट्स लिखे होते हैं उसमें जूहियन को वो मिल गया होता है जो वो ढूंढ रहा होता है। आखिरकार मुझे ये ग्रेट एंटोममेंट मिल ही गया। ये एक ऐसी ग्रेट कैलेमिटी थी जिसमें दुनिया को एक ग्रेट टॉम ने कंज्यूम कर लिया था और पूरी दुनिया में बहुत सारे रेलिक्स बिखर गए थे, जिस वजह से अंडरवर्ल्ड भी लालच से भर गया था और पूरी दुनिया तबाह होनी शुरू हो गई थी। जो गॉड आपकी लालच की गहराइयों को अच्छे से जानता है वही आपके साथ चलने की कृपा करेगा, और इसका मतलब लास वेगस का वही ऑक्शन हाउस है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, जिसे मिडास कहा जाता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ताइजुल वहाँ पर जरूर आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं जूहियन के ऑर्डर पर जे ने उन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट निकाल ली होती है जिनके इनिशियल्स जे के से स्टार्ट होते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन से जूहियन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ये कंफर्म कर लेता है कि ताइजुल वहाँ पर आ चुका है, और उसके आने से उसे ये भी कंफर्म हो जाता है कि ऑक्शन में कोई हाई क्वालिटी रैलिक बिकने वाला है। तब जूहियन ऑक्शन में बिक रहे रैलिक्स की लिस्ट देखने लगता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी गॉड टायर रैलिक नहीं दिखाई देता, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार प्रोफेसी में गॉड टायर रैलिक के बारे में क्यों बताया गया था। तब जूहियन देखता है कि उस लिस्ट में कुछ ऐसे रैलिक भी हैं जिन्हें वो खरीदना चाहता है और इसके लिए वो बिड करने के लिए तैयार होता है, जिस वजह से जे उसे कहने लगता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो ऑक्शन ही 100 मिलियन से स्टार्ट होता है। तब जूहियन उसे बताता है कि चाहे अभी उसके पास पैसे नहीं है, पर वो लोग भूल रहे हैं कि वो इस टाइम लास वेगस में है जहाँ पे इतने कसिनोज हैं कि वो अपने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तब यहाँ एक लड़की ताइजुल के साथी को बताती है कि फ्यूचर गाइड को एक इंसान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनके सोल्जर्स को भी हरा दिया है, जिसे सुनकर वो बंदा बहुत हैरान हो जाता है और वो लड़की उससे पूछने लगती है कि क्या उन्हें उसे ढूंढकर ठिकाने लगा देना चाहिए, पर वो पर्सन उसके लिए मना कर देता है और चाह रहा होता है कि वो जूहियन को अपनी टीम में रिक्रूट करके उसका इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ हम देखते हैं जूहियन लगातार जैकपॉट जीतता जा रहा होता है, जिसे देखकर जे और उसके साथी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि जूहियन ऐसा कर कैसे पा रहा है। तो जूहियन का एक और जैकपॉट लग जाता है, जिससे कि सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर कसिनो की सिक्योरिटी आ जाती है ताकि वो ये चेक कर सके कि कहीं जूहियन चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी को जूहियन के पास से कुछ भी नहीं मिलता, बस वो उससे उसके की चेन के बारे में पूछने लगते हैं, जिस वजह से जूहियन उन्हें बताता है कि वो तो बस एक की चेन है जिसे वो एक नाइफ की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। ये की चेन असल में गोल्डन एक्स रैलिक है और मैं इसी की मदद से
ट्रेजर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। द गोल्ड एक्स रेलिक उस फॉर्म से बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है, पर जो ह्यून उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता और अपने साथियों को दूसरी तरफ चलने के लिए कहता है। तब उनके रास्ते में ताइजुन का साथी आ जाता है, जो कि सभी बंदों को इसलिए साइड हटने के लिए कह रहा होता है क्योंकि वहाँ पर एक वीआईपी आ गया होता है। मुझे लगा ही था कि ये मुझे यहीं पर मिलेगा, और चाहे ये अभी थोड़ा यंग लग रहा हो पर इसका फेस हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अनोइंग है। तो इसका मतलब अगर सीवू यहाँ पर है तो ताइजुन भी यहीं पर होगा। तब हम देखते हैं ताइजुन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से जू ह्यून को अपने साथियों की मौत याद आने लगती है और जू ह्यून उसे किसी भी कीमत पर तबाह करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और इस वजह से वो ऑक्शन में टॉप रैंक रैली को लेने आया होता है। तो जे जू ह्यून को बताने लगता है कि उसका बैग अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसके अंदर सिल्वर एक्स रैलिक होता है और वो बता रहा होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है। गोल्डन एक्स के पास ट्रेजर को अट्रैक्ट करने की पावर है और सिल्वर एक्स के पास उन एनिमीज को ढूंढने की पावर है जो कि उसके मास्टर के ट्रेजर के पीछे होते हैं। पर आखिरकार सिल्वर एक्स ने ऐसा क्या सेंस कर लिया है जिससे कि वो इतना ज्यादा घबरा गया है। तो जू ह्यून देखता है कि उसके आसपास सभी लोगों को पैसों को लेकर तंगी होना स्टार्ट हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसका कारण क्या है। तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। ये तो होल्टन फैमिली की यंगेस्ट डॉटर आयरिन होल्टन है। मेरे पास्ट में वापस आने से पहले जिन लोगों के पास गॉड टायर रैलिक थे उन्हें किंग ऑफ डेस्टिनी, किंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट और किंग ऑफ अबंडेंस कहा जाता था, और उनमें से भी आयरिन के पास सबसे ज्यादा खतरनाक पावर थी, जिस वजह से उसका निकनेम था किंग ऑफ बैंकरप्सी। और जो भी इसके करीब भी जाता था वो बहुत तरह के मिसफॉर्च्यून से घिर जाता था। इसकी वजह से लोगों ने बहुत अपनी वेल्थ खोई, वो बीमार भी पड़े और बहुत सी कंपनियां बैंकरप्ट भी हो गई, जिस वजह से मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। तो जू ह्यून अपने साथियों को वहाँ से जल्द बाहर निकलने के लिए कहता है, पर तभी आयरिन उसे देख लेती है और उसे बुलाने लगती है, जिससे कि जू ह्यून का बुरा हाल हो जाता है और वो और भी ज्यादा तेजी से चलते हुए कैसीनो से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाता है वैसे ही उसे एक जोरदार करंट लगता है और ये सब कुछ आयरिन के रैली की वजह से ही हो रहा होता है। तब आयरिन जू ह्यून का हाथ पकड़ के उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से जू ह्यून की रैली की पावर और ज्यादा कमजोर हो जाती है और उसका रैली डैमेज होने की वजह से उसका लक भी कम हो जाता है, जिस वजह से वो आयरिन को अपने आप से दूर रहने के लिए कहते हैं। और जी और उसके साथियों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जू ह्यून ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। तब आयरिन इस चीज के लिए माफी मांगने लगती है और जू ह्यून से पूछने लगती है कि क्या वो वही है जो कि अभी अभी जैकपॉट जीत रहा था, और हमें पता चलता है कि वो उसे ही ढूंढ रही होती है और उससे एडवाइस लेना चाह रही होती है। तो ये सुनकर जे और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं, पर जू ह्यून कहने लगता है कि वो वाला बंदा नहीं है, जिस वजह से जे उसके पास आ जाता है और खुद उस लड़की को हैंडल करने के बारे में कहने लगता है। तब हम देखते हैं जैसे ही वो तीनों आयरिन के पास जाते हैं वैसे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये देखकर जू ह्यून फिर से वहाँ से भागने लगता है। तब आयरिन उसे बस 5 मिनट के लिए उसकी बात सुनने के लिए कहती है और बेचारा जू ह्यून मिस फॉर्च्यून की वजह से सीधा दरवाजे के साथ टकरा जाता है। क्या तुम ठीक हो? आखिरकार तुम ये पूछ भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता है ना कि ये किसकी गलती है। मैं उसी के बारे में तो बात करने आई हूँ। मेरे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे मिसफॉर्च्यून आने लगते हैं और इसी वजह से मैं अपने लक को इम्प्रूव करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकूँ। रुको जरा, ये तो किंग ऑफ बैंकरप्सी है ना, जो कि लोगों को बैंकरप्सी की तरफ लेकर जाती है और पूरी दुनिया को केओस में डाल देती है। पर आखिरकार ये इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है? क्या ये नाटक कर रही है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार लकी कैसे होते हैं? और तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। मैंने जैसा सोचा था ये लड़की तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। पर रुको जरा, इसके रैली की वजह से मेरी टॉलरेंस स्किल एक्टिवेट हो गई है और इसने उस रैली के इफेक्ट को आधा कम कर दिया है। तो इसका मतलब मुझे इस लड़की को अपने आप से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मेरी टॉलरेंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ऊपर से ऑक्शन में जो मेरे राइवल्स होंगे उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। तो मेरे लिए तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो जू ह्यून आयरिन को बताता है कि वो इस टाइम ऑक्शन हाउस में जा रहा है और अगर वो चाहती है तो वो उसके साथ वहाँ पर चल सकती है, जहाँ पर वो अपनी डील की बात कर सकते हैं। तो ये सुनकर आयरिन बहुत खुश हो जाती है और जू ह्यून के साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब हम देखते हैं वो दोनों ऑक्शन हाउस पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। आयरिन को यहाँ पर लाने की वजह से 2-3 पार्टीज तो यहाँ से पहले ही चली गई हैं, क्योंकि उन्हें मिस फॉर्च्यून का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि ताइजुन की फैक्ट्री के अंदर भी आग लग गई है, पर वो यहाँ से नहीं गया है, जिसका मतलब इस ऑक्शन के अंदर जरूर कोई ऐसी चीज है जिससे वो हर हालत में पाना चाहता है। वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि किंग ऑफ बैंकरप्सी ऐसी पर्सन होगी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी दिखाई नहीं दे रही है जैसी मुझे याद है, और ऊपर से तो इसे रैलिक्स के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो फिर ये शायद इस वजह से होगा कि रैलिक अभी इसके ऊपर भारी पड़ रहा है, और शायद इसी वजह से जब इसकी लाइफ बिगड़ी होगी तो रैलिक ऑफ मिस फॉर्च्यून ने इसे पोजेस कर लिया होगा और इसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई होगी। तब आयरिन जू ह्यून को इस बात के लिए थैंक यू कहने लगती है कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया है और वो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है कि कोई तो है जो कि बेफिक्र होकर उसके साथ बैठा हुआ है। तब आयरिन के खुश होने की वजह से उसके रैली की पावर बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो पूरी तो फिर ये शायद इस वजह से होगा कि रैलिक अभी इसके ऊपर भारी पड़ रहा है, और शायद इसी वजह से जब इसकी लाइफ बिगड़ी होगी तो रैलिक ऑफ मिस फॉर्च्यून ने इसे पोजेस कर लिया होगा और इसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई होगी। तब आयरिन जू ह्यून को इस बात के लिए थैंक यू कहने लगती है कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया है और वो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है कि कोई तो है जो कि बेफिक्र होकर उसके साथ बैठा हुआ है। तब आयरिन के खुश होने की वजह से उसके रैलिक की पावर बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो पूरी जगह हिलना स्टार्ट हो जाती है और इससे जू ह्यून के रैलिक भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब इस वजह से जू ह्यून को एहसास हो जाता है कि रैलिक ऑफ फॉर्च्यून कितना ज्यादा साइकोपैथ है और वो आयरिन को शांत रहने के लिए कहने लगता है
जिस वजह से आयरिन उसे मुश्किल में डालने के लिए उससे माफी मांगने लगती है और उसका मूड चेंज होने की वजह से रैलिक भी शांत हो जाता है। तो ऑक्शन भी फिर से स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं दो लोग एक चीज के लिए आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये रैलिक ऑफ मिस फॉर्च्यून की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि उसकी पावर की वजह से उनका मानसिक संतुलन हिल गया होता है, जिससे कि जूhyun बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे वो अपने राइवल्स को बड़ी आसानी से हरा सकता है। तब जूhyun आयरिन को खुश करने के लिए उनकी बीच की डील के बारे में बात करने लगता है ताकि आयरिन अपने आसपास के लोगों को खुश रख सके और इससे आयरिन खुश हो जाती है। इस टाइम मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ जैसे कि इसकी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, जिससे कि इसका मूड इंप्रूव हो रहा है और रैली की पावर भी बढ़ रही है, जिस वजह से सारे पार्टिसिपेंट्स अपने दिमाग को खो रहे हैं और हर आइटम के साथ ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। पर ताइजुन पर इसका असर नहीं हो रहा है और ये शायद इस वजह से है क्योंकि उसकी डोमिनेंस हाई है। पर फिर भी अगर वो कुछ ऐसा खरीदना चाह रहा है जो कि मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं बोली लगा के उसे महंगा कर दे रहा हूँ। तो चलो फिर अब मैंने कोड ऑफ हामुराबी, शेक्सपियर पेन और मैरी के नेकलेस को हासिल कर लिया है, पर यहाँ पर मुझे वो गोल्ड टायर रैलिक दिखाई नहीं दिया है जिसके बारे में प्रोफेसी में बताया गया था। तो आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब ऑक्शन का होस्ट उन्हें ऐसी आइटम दिखाने लगता है जो कि आइटम की लिस्ट में नहीं होती है और पहली आइटम को देखते ही जूhyun बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक गॉड टायर रैलिक द हर्ब ऑफ एटर्नल लाइफ